Hello and welcome to the Knowledge Source. Three Bengal IPS officers has refused Ministry of Home Affairs समन। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने समन भेजा था तीन आईपीएस ऑफिसर्स जो बंगाल में अभी डिप्लॉयड हैं। इसके बाद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिलीज़ करने से मना कर दिया है। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे रूल्स हैं जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की क्या इसमें रोल होती है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे आके हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो देखिए, अभी रिसेंटली जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के चीफ हैं, वो अभी बंगाल के विजिट पे थे और वहाँ पे उनके जो कॉन्वॉय है उस पर अटैक हुआ। और इसके बाद जो है बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है एग्जिस्टिंग में, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो जो आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस को रेगुलेट करता है, उन्होंने समन भेजा। वो तीन ऑफिसर्स जो वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देख रहे थे, और इसके बाद जो तीन ऑफिसर्स को ये समन भेजा गया 9 और 10 दिसंबर के बीच में, जहाँ पे ये बंगाल के विजिट पे थे मिस्टर जेपी नड्डा जी। तो उसके बाद क्या हुआ है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो समन वहाँ पे तीनों ऑफिसर्स को दी गई है, इसके बाद वो वहाँ की अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ मैं, तो उन्होंने वो तीनों ऑफिसर्स को रिलीज़ करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो ये अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। सो अगर मैं बात करूँ कि समन देने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बाद ये जो ऑफिसर्स थे, और या मैं अगर बात करूँ कि क्या थ्रू आउट जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं राइट फ्रॉम द विजिट ऑफ द जेपी नड्डा। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने समन भेजा वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को और वहाँ के जो पुलिस चीफ थे ऑन 14 दिसंबर, उनसे पूछा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द स्टेट। इसके बाद जो थे तीन ऑफिसर्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको ये बोला गया कि वहाँ की वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के, उनको ये नोटिस दिया गया कि ये जो तीन ऑफिसर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये स्टेटमेंट जारी किया और इनको सेंट्रल डिप्यूटेशन पे, यानी कि सेंटर के डायरेक्टली थ्रू ये काम करेंगे, अब ऐसा इस नोटिस में लिखा गया। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, अगर मैं बंगाल की बात करूं, उन्होंने कहा कि ये जो तीन ऑफिसर्स हैं हम उनको रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ये अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। अगर मैं बात करूं, ये अभी काइंड ऑफ ग्रिडलॉक हो गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। तो देखिए, रूल बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो सबसे पहले कैडर एलोकेटिंग अथॉरिटी होता है, अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है। सो ये जो इंडियन पुलिस सर्विस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो भी ऑफिसर कंसर्न है उनके पास अब कोई भी अलग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट ओनली उनके पास जो ऑप्शन में बात करूँ वो है कि जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं रिगार्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनको मानना पड़ेगा। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उनके जो भी डायरेक्शंस दिए गए उनके साथ एबाइड करना पड़ेगा। ये एक एक्चुअली सिचुएशन है और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलता है। सो इस केस में अगर मान लो, अगर हम इस केस में अगर बात करें, यूजुअली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लिया जाता है पहले। अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑफिसर्स को सेंट्रल डिप्यूटेशन पे लेना है इसके लिए, इसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट या अगर हाँ या हाँ भी बोलती है तो ठीक है, ना भी बोलती है तो उसमें भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल जो से होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसीजन लेगी। तो इस केस में क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, उन्होंने यूनिलिटरली ये डिसीजन लिया बाईपासिंग द स्टेट गवर्नमेंट और उनके डिसीजंस या उनकी ओपिनियन के बारे में बात करूं मैं। सो अभी जो मान लीजिए इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल जो है 1954 है, इसमें क्या होता है कि अगर डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि इस केस में मान लो कि तीन ऑफिसर जो हैं हम उनको रिलीज नहीं करेंगे, तो इस केस में क्या होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ओपिनियन वहाँ पे जारी की, अपने स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज इन द पावर। तो ये रूल्स या रेगुलेशंस में बात करूँ। अब हम देख लेते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस जो भी हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। सेंट्रल स्टेट रूल्स या रेगुलेशंस, उनके साथ जो रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, जो सैंक्टिटी होनी चाहिए रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसमें क्या रोल प्ले करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑल इंडिया सर्विस जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। तो इसलिए क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो या फिर कोई स्टेट कंसर्न हो,
कोई भी पार्टी कुछ समय के लिए रहती है, इसके बाद पार्टी चेंज होती रहती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हर 5 साल के बाद होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया सर्विस की, ये जो है एक यूनिटी बनाने की काम करती है, और इसीलिए सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो ये जो क्या है कि पार्टी बदलती हो या ना बदलती हो, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये बिहाइंड द कर्टन अपना वर्क करते रहते हैं इन मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके बाद देखिए ऑल इंडिया सर्विस जो है वो रिक्रूटेड सेंटर के द्वारा होता है, लेकिन काम जो ये करते हैं अंडर स्टेट, और स्टेट की जो पावर होती है ये सिर्फ उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको सस्पेंड कर सकता है। लेकिन इसमें सस्पेंशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा वहाँ पे साइन होना चाहिए कि वो सस्पेंशन पे वो एग्री हैं। अगर नहीं एग्री हैं तो वो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो एस्पेक्ट्स जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस जो भी हैं उनके अंदर उनकी जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, या उनको एक काइंड ऑफ बैकअप प्रोवाइड कराना, ताकि कोई भी स्टेट कंसर्न गवर्नमेंट उनको हरास ना कर सके। इससे क्या होता है कि एक स्ट्रेंथन ये करता है हमारी जो यूनिटी कैरेक्टर है हमारे इंडियन फेडरेशन का। तो ये ऑल इंडिया सर्विस जो है, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और ये लास्ट अगर मैं बात करूँ, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस इट हैज़ वर्क ट्रेमेंडसली हार्ड to maintain all the unity and sanctity of our constitution and the sanctity of our Indian ethos. So that's it for today. मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। So thank you as always for joining.